हाय गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी पिछले 2-3 दिनों से एक नाम बड़े चर्चा में है और वो नाम है संजय मूर्ति जी का। क्योंकि केंद्र सरकार ने संजय मूर्ति जी को भारत का नया कैग बनाया है, कैग अपॉइंट किया है। तो इन्हीं टॉपिकों के ऊपर आज की हमारी ये वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो नए कैग बनाए गए हैं वो किस कैडर से हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, नियुक्ति कैसे होती है, इनको शपथ कौन दिलवाता है और इनका मैक्सिमम कार्यकाल कितना होता है। तो टॉपिक है हमारा कैग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसी को शॉर्ट फॉर्म में सीएजी बोला जाता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो संजय मूर्ति जी वर्तमान में जो कैग बने हैं वो भारत के 15वें नंबर के कैग हैं। इससे पहले 14वें नंबर के जो कैग थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे। और गिरीश चंद्र मुर्मू जी के लिए एक अचीवमेंट है, उपलब्धि है, और उपलब्धि ये है कि गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे। उसके बाद इन्हें भारत का 14वां कैग बनाया गया और गिरीश चंद्र मुर्मू जी के रिटायरमेंट के बाद भारत के नए 15वें कैग संजय मूर्ति जी बनाए गए हैं। संजय मूर्ति जी 1989 के आईएएस बैच के सदस्य हैं और इनका जो कैडर है वो हिमाचल प्रदेश का कैडर है। ये हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। और अभी वर्तमान में संजय मूर्ति जी कैग बनने से पहले शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा सचिव के पद पर कार्यरत थे, जो दिसंबर 2024 में रिटायर होने वाले थे। एज ए प्रमोशन के तौर पर इन्हें भारत का नया कैग बनाया गया है। भारत के प्रथम कैग पी नरहरि राव थे, जो 1948 से लेकर 54 तक भारत के फर्स्ट सीएजी के तौर पर इन्होंने काम किया था। एक यहां पर क्वेश्चन है कि ये जो पोस्ट है कैग मेनली क्या काम करती है, या मेनली क्या काम करता है। संसद पार्लियामेंट के बिहाफ पर भारत की जनता का जो टैक्स का पैसा है, जितने भी भारत सरकार के मंत्रालय हैं प्लस जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट हैं, जनता के टैक्स के पैसे को जो सरकारें या मंत्रालय खर्च करती हैं, खर्च करने के बाद प्रत्येक साल कैग उस पैसे की ऑडिट करता है। ऑडिट मतलब लेखा परीक्षा करता है। कैग के बारे में कुछ जानकारी है। इस पोस्ट के लिए भारत के संविधान में जो प्रोविजनल हैं वो आर्टिकल 148 148 से लेकर 151 तक दिए गए हैं। 148 से 151 तक का जो प्रोविजन है भारत के संविधान में वो इस पोस्ट के लिए दिया गया है। जो भी व्यक्ति कैग बनेगा, जो भी प्रशासनिक अधिकारी कैग बनेगा, उसके लिए आर्टिकल 148 में प्रोविजन दिया गया है और इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। कैग को शपथ भारत के राष्ट्रपति ही दिलवाएंगे। अपॉइंटमेंट नियुक्ति करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, और शपथ भी भारत के राष्ट्रपति ही दिलवाएंगे। जो प्रशासनिक अधिकारी कैग बनेगा उसका कार्यकाल 6 वर्ष
या 65 वर्ष की आयु, इसमें से जो भी कंडीशन कंप्लीट हो जाए। हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको इसमें समझाते हैं। जो संजय मूर्ति जी कैग बने हैं, इनका जन्म दिसंबर 1964 में हुआ है, 1964 में। अगर हम दिसंबर 2024 तक की बात करें तो नरेंद्र मूर्ति जी 60 वर्ष के हो गए हैं दिसंबर 2024 में। तो यहां पर जो इनका कार्यकाल है, अब हम इनकी एज को इस टेन्योर सिस्टम में अप्लाई करेंगे। या तो कोई व्यक्ति 6 वर्ष तक रहेगा या 65 वर्ष की आयु। तो दिसंबर 2024 तक ये 60 वर्ष के हो रहे हैं, तो इसमें यदि हम ये अप्लाई करें तो ये सिर्फ 5 वर्ष तक ही इस पद पर काम करेंगे। जो भारत के नए कैग बने हैं ये मैक्सिमम 5 वर्ष तक, यानी क्योंकि अभी 60 वर्ष के हैं तो ये 65 वर्ष में रिटायर हो जाएंगे, यानी ये इस पद पर कुल मिलाकर 5 वर्ष तक ही काम करेंगे। इसलिए 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसमें से जो भी कंडीशन पूरी हो जाए। अगर हम आपको बताएं, यदि किसी प्रशासनिक अधिकारी की एज 59 ईयर हो तो वो इन दोनों कंडीशनों को पूरी करेगा। 59 में यदि आप 6 वर्ष जोड़ दें तो 65 बैठता है, लेकिन क्योंकि इनकी एज 60 वर्ष है तो ये मैक्सिमम 5 वर्ष तक इस पद पर काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो कैग बनाए गए हैं इनके पद से इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है, मतलब सरकार जबरदस्ती उन्हें उनके पद से कैसे हटा सकती है। और उसके लिए प्रोविजन है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से हटा जाता है, उसी प्रोसीजर से और उन्हीं बेसिस के आधार पर कैग को उसके पद से हटाया जा सकता है। जो भी कैग बनते हैं, कैग बनने के बाद उसकी पोस्ट लगभग 2 तरह से खाली हो सकती है। या तो उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, या वो त्यागपत्र दे दें। इससे अलग दूसरी कंडीशन में कि यदि सरकार उन्हें जबरदस्ती हटाना चाहती है, रिमूव करना चाहती है, उनके पद से हटाना चाहती है, तो उसके लिए प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह है कि जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से हटाते हैं, उसी बेसिस पर, उन्हीं आधारों पर हम कैग को भी उसके पद से हटा सकते हैं। कैग के यदि वेतन की बात करें तो कैग को वेतन मिलता है 2.5 लाख रुपए पर महीना। और इतना ही वेतन सुप्रीम कोर्ट के जो अदर्स जज हैं उनको मिलता है। यानी कि कैग की जो रैंक है वो सुप्रीम कोर्ट के अदर्स जज के बराबर है। जितनी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों को मिलती है, इतनी ही सैलरी कैग को मिलती है, और ये सैलरी है 2.5 लाख रुपए पर महीना। काम क्या है, कार्य क्या करते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, भारत की कॉन्सिलेटेड फंड, भारत की संचित निधि, यह भारत सरकार का एक फंड होता है, या सिंपल तौर पर कहें कि भारत सरकार की एक गुल्लक होती है कॉन्सिलेटेड फंड, जो आर्टिकल 266 में है, प्लस भारत की जो कॉन्टीजेंसी फंड है, आकस्मिक निधि, जिसके लिए आर्टिकल है 267। भारत की संचित निधि और भारत की आकस्मिक निधि, या राज्यों की संचित निधि और राज्यों की आकस्मिक निधि में से जो पैसा खर्च किया जाता है, उस पैसे की ये पोस्ट जांच करती है। कैग जांच करती है कि जो पैसा खर्च किया गया है, क्या वो पैसा सही तरह से खर्च किया गया था या कुछ पैसा करप्शन की भेंट चढ़ गया है। तो ये इसका मेन काम होता है। प्रत्येक साल कैग अपनी एक रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, भारत के राष्ट्रपति को, और प्रत्येक राज्य की रिपोर्ट उन राज्यों के राज्यपाल को देता है। उसके बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल उन रिपोर्टों को
राष्ट्रपति भारत की संसद पार्लियामेंट के पास, और राज्यपाल कैग की रिपोर्ट को अपने अपने राज्यों की संसद, राज्यों की जो संसद है उसका नाम होता है स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल। राज्यपाल कैग की रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है और राष्ट्रपति कैग की रिपोर्ट को भारत की पार्लियामेंट के सामने रखवाता है। और लास्ट पॉइंट है कि कैग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वतंत्र निकाय, जो संसद के बिहाफ पर कार्य करती है। इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। ये जो काम करती है, इसे जो पावर दी गई है, इसे पावर संविधान के द्वारा दी गई है काम करने की, और काम करता है ये संसद के बिहाफ पर। और यहीं पर आपको एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। कैग को लोक लेखा समिति का फ्रेंड बोला जाता है, मित्र बोला जाता है, उसका मार्गदर्शक बोला जाता है, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति जो काम करती है वो कैग की रिपोर्ट को बेस मानकर काम करती है, जो लोक लेखा समिति होती है। कैग को उसके पद से कैसे हटाया जाए या कैसे हटाया जाता है। जैसे हमने बताया है कि कैग को हटाने का सेम प्रोसीजर है कि जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। तो हम आपके सामने ये डिस्कस कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से कैसे हटाएंगे, और यदि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का जो प्रोसीजर है वही सेम प्रोसीजर है हमारा कैग को हटाने का। सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाते हैं उसी प्रोसीजर से भारत के संविधान में कुछ इनसे अलग कुछ अदर्स पोस्ट दी गई हैं, उन्हें भी हम सेम उन्हीं बेसिस और उसी प्रोसीजर से हटाएंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का एक तो है कैग, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाते हैं। नंबर 2 एक पोस्ट है सीईसी, सेंट्रल चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त को भी उसके पद से उन्हीं बेसिस पर हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। प्लस हाई कोर्ट के जो भी जज हैं उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही हटाया जाता है। और एक पोस्ट बची हुई है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। राज्य का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसे उन्हीं प्रोसीजर से हटाया जाता है जैसे हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं। और हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से कैसे हटा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 124 के क्लोज 4 में दिया गया है। जब हम किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को, किसी कैग को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त को या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को उसके पद से हटाएंगे तो उनके ऊपर 2 आरोप लगाए जाएंगे। एक आरोप है मिसबिहेवियर का, हिंदी में बोलते हैं सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार। और एक आरोप होता है इनकैपेसिटी, अक्षमता का। मिसबिहेवियर का मतलब है कि उस पद पर रहते हुए उसने करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है, रिश्वत ली है। और इनकैपेसिटी, अक्षमता का मतलब है कि वो अधिकारी शारीरिक और मानसिक रूप से काम करने के लायक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने पद पर बना हुआ है, रिजाइन नहीं कर रहा है। तो 2 आरोप लगेंगे, मिसबिहेवियर का और इनकैपेसिटी का। अब यहां पर क्वेश्चन है कि ये 2 आरोप कौन लगाएगा? आम जनता लगाएगी, ये भारत के राष्ट्रपति लगाएंगे, भारत के प्रधानमंत्री लगाएंगे। तो ये 2 आरोप सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर लोकसभा के एमपी या राज्यसभा के एमपी, भारत की संसद में 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर, कैग के ऊपर, हाई कोर्ट के जज के ऊपर,
स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर यदि मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का आरोप लगता है तो वो आरोप भारत की संसद लगाएगी। या संसद लगाने का मतलब संसद के द्वारा लगाएंगे, इसका मतलब है कि संसद में जो दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके एमपी यानी कि सांसद ये आरोप लगाएंगे। आम जनता ऐसा कोई आरोप नहीं लगाएगी। तो यहां पर जो दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, यदि राज्यसभा के सांसदों ने किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर आरोप लगाया है मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का, तो उस जज को एक 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा। और उस नोटिस पर राज्यसभा के मिनिमम 50 एमपीओ के साइन होने जरूरी हैं, 50 सांसदों के साइन होने जरूरी हैं। और ये साइन होने के बाद 14 दिन का नोटिस जाएगा उस जज के पास जिस जज को उसके पद से हटा रहे हैं। उस नोटिस में यह मेंशन होगा कि आपके ऊपर हमने ये आरोप लगाए हैं और आपको हम संसद में हटाने को आपके लिए एक प्रोसीजर लाया जा रहा है। उस नोटिस में एक चीज मेंशन की जाएगी। अगर लोकसभा आरोप लगाती है तो लोकसभा के मिनिमम 100 सांसद उस जज को एक नोटिस देंगे 14 दिन का। मेन मतलब यहां पर यह है कि जो भी सदन आरोप लगाएगा वो 14 दिन का एक नोटिस देगा उस जज को। यदि राज्यसभा ने आरोप लगाया है तो राज्यसभा के 50 सांसदों के साइन, यदि लोकसभा ने आरोप लगाया है तो लोकसभा के मिनिमम 100 सांसदों के साइन उस 14 दिन के नोटिस पर जरूर होंगे। उसके बाद जिस सदन ने आरोप लगाया था, जिस सदन ने 14 दिन का नोटिस दिया था, हम यह मान लेते हैं कि राज्यसभा ने 14 दिन का नोटिस दिया है, तो नोटिस देने के बाद अब राज्यसभा एक कमिटी का गठन कराएगी। राज्यसभा के चेयरमैन एक समिति का गठन कराएंगे और उस समिति में टोटल 3 मेंबर होंगे। एक होंगे सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। एक मेंबर होंगे किसी भी हाई कोर्ट के कोई सीजी, चीफ जस्टिस, किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और कोई तीसरा मेंबर होगा कोई कानून का बहुत बड़ा विशेषज्ञ। तो 3 मेंबरों की एक कमेटी बनेगी और यह कमेटी जिस जज के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं इन आरोपों की जांच करेगी। इन आरोपों की जांच करेगी जो आरोप लगाए गए हैं। अब यह कमेटी जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट उसी सदन को वापस दे देगी, क्योंकि यहां पर समिति का गठन किसने करवाया था? राज्यसभा के चेयरमैन ने। तो अब यह कमेटी अपनी रिपोर्ट राज्यसभा के चेयरमैन को दे देगी। अब रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। अब अगर रिपोर्ट में यह प्रूव होता है कि जो आरोप लगाए गए थे मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का, वे आरोप सही हैं, तो अब पहला सदन एक प्रोसीजर शुरू करेगा। पहले सदन का मतलब राज्यसभा। तो राज्यसभा कुल सदस्यों संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करेंगे। अब राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 मेजॉरिटी से उस जज को हटाने का प्रस्ताव पास करेंगे। अब यह प्रस्ताव दूसरे हाउस के पास जाएगा, क्योंकि राज्यसभा ने अपना काम कंप्लीट कर दिया है। अब यह जाएगा लोकसभा के पास। यदि हम यह प्रोसीजर लोकसभा में शुरू करते तो यह बाद में यह प्रस्ताव जाता यानी कि राज्यसभा के पास। तो यहां पर पहला सदन या दूसरा सदन, यह आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप किसको एग्जाम्पल के तौर पर मान रहे हो। तो पहले सदन ने 2/3 मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास किया है उस जज को हटाने का। अब यह प्रस्ताव जाएगा दूसरे सदन के पास, क्योंकि 2 हाउस हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा का तो अपना कंप्लीट काम हो गया है। अब लोकसभा भी सेम 2/3 मेजॉरिटी से
प्रस्ताव पास करेगी। यानी दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग 2/3 मेजोरिटी से प्रस्ताव पास किया जाएगा। जैसे ही दूसरा सदन जज को हटाने का प्रस्ताव पास करेंगे, उसके बाद भारत के राष्ट्रपति उस जज को हटाने के लिए एक ऑर्डर जारी करेंगे, और जैसे ही आदेश जारी होगा उसी समय से उस जज का जो पद है, पोस्ट, वो खाली मानी जाएगी। तो ये है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसीजर एक बार हम एक सिंपल तौर पर बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का जो भी प्रोविजन है वो आर्टिकल 124 के क्लोज 4 में दिया गया है। जब हम जज को हटाएंगे तो उनके ऊपर 2 आरोप लगेंगे। एक आरोप होगा मिसबिहेवियर का और एक आरोप होगा इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर का मतलब है सिद्ध कदाचार, यानी कि उस जज ने पद पर रहते हुए करप्शन किया है, रिश्वत ली है। और इनकैपेसिटी का मतलब है कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से काम करने के लायक नहीं है, यानी पागल हो गया है, पैरालाइसिस हो गया है, उसके बाद भी वो अपनी पोस्ट को नहीं छोड़ रहा है। तो ये 2 आरोप लगाए जाएंगे किसी भी जज के ऊपर। आरोप कौन लगाएगा? आरोप या तो राज्यसभा के सांसद लगाएंगे या लोकसभा के सांसद लगाएंगे। यदि राज्यसभा के सांसद आरोप लगाते हैं तो एक 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, और उस नोटिस पर राज्यसभा के मिनिमम 50 सांसदों के साइन होने जरूरी हैं। और यदि लोकसभा आरोप लगाएगी तो लोकसभा के मिनिमम 100 सांसदों के उस 14 दिन के नोटिस पर साइन होने जरूरी है। उसके बाद सबसे पहले जिस सदन ने आरोप लगाए हैं उस सदन का, अगर लोकसभा ने आरोप लगाए हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर, और यदि राज्यसभा ने आरोप लगाया है तो राज्यसभा का चेयरमैन एक कमेटी का गठन करवाएंगे। कमेटी में 3 मेंबर होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, एक किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और एक कोई बहुत बड़े कानून के विशेषज्ञ। तो 3 मेंबरों की कमेटी उस जज के ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों की जांच करेगी, और अपनी रिपोर्ट जांच करने के बाद उस सदन के चेयरमैन या स्पीकर को वापस कर देगी। अब उस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। यदि रिपोर्ट में यह मेंशन होता है कि उस जज ने अपने पद पर रहते हुए करप्शन किया था, भ्रष्टाचार किया है, तो अब पहला सदन अपनी जितनी उस सदन की संख्या है उस टोटल संख्या की 2/3 मेजोरिटी से प्रस्ताव पास करेगा, और प्रस्ताव पास करने के बाद इस प्रस्ताव को दूसरे सदन के पास भेजेगा। अब दूसरा सदन भी कुल सदस्य संख्या की 2/3 मेजोरिटी से प्रस्ताव को पास करेगा। जब दूसरा सदन प्रस्ताव को फाइनल रूप से पास कर देगा, अब यह प्रस्ताव भारत के राष्ट्रपति के पास जाएगा, और जैसे ही भारत के राष्ट्रपति उस पर अंतिम अपनी परमिशन देंगे, भारत के राष्ट्रपति एक आदेश जारी करेंगे, तो उस जज को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यह किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसीजर है। और हमने आपको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसीजर आर्टिकल 124 में है, और जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं उसी तरह से हम कैग को भी उसके पद से हटाते हैं। यानी कैग को हटाने के लिए भी कैग के ऊपर 2 आरोप लगाए जाएंगे, मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का, और यह सेम प्रोसीजर होगा राष्ट्रपति के आदेश तक। इसी तरह से जैसे कैग को हटाते हैं, इसी तरह से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य चुनाव आयुक्त, उसको भी ऐसे ही हटाया जाता है। हाई कोर्ट के जज को भी इसी तरह से हटाया जाता है, और सभी राज्यों में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, राज्य का चुनाव आयुक्त, उसको भी हम इसी तरह से या इसी प्रोसीजर से हटा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आज की हमारी वीडियो के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।